हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हिंदू लॉ में हम दो कैटेगरीज में प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी। पहले हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है ये समझा था। जॉइंट हिंदू फैमिली की जो पूरी प्रॉपर्टी होती है, एक पूल ऑफ, आप एक प्रॉपर्टी को एक तिजोरी समझिए। तो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं वो जो अपनी प्रॉपर्टी होती है अगर उस तिजोरी में रखते हैं जॉइंटली, एक ही तिजोरी में सारे मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी को संभाल कर रखते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कलेक्टिवली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जहाँ पर एक सन है, उनके फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं यानी कि डबल एफ, और ट्रिपल एफ यानी कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। अब जो ट्रिपल एफ हैं उनके पास एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो उन्होंने अपनी खून पसीने मेहनत से खुद से कमाई है। तो जो आप खुद से प्रॉपर्टी कमाते हैं उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो आपकी पूरे फैमिली की प्रॉपर्टी होती है उसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ट्रिपल एफ, उनके पास कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए ये जो ट्रिपल एफ हैं, जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो आगे प्रॉपर्टी पास ऑन करेगी ये ऑब्वियसली सक्सेशन के हिसाब से करेंगी, क्योंकि जब किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो आगे सक्सेशन के थ्रू पास ऑन करती है। यानी कि हम जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे हम वहाँ देखेंगे कुछ कैटेगरीज होती हैं इंडिविजुअल्स की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो अगर कैटेगरी 1 के लोग जिंदा हैं तो उन्हीं को वो प्रॉपर्टी मिलती है, हम कैटेगरी 2 के लोगों को नहीं देते, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप बस इतना याद रखिए, जब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जब किसी की डेथ होती है और वो विल वसीयत नहीं लिख कर जाता कि किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो आगे थ्रू सक्सेशन पास ऑन होती है, कैटेगरी 1 के लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 के लोग हैं डबल एफ, एफ और सन जो है। तो इसलिए ऑल दो ग्रेट ग्रैंडफादर की तो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पर जब ये डबल एफ को प्रॉपर्टी मिलेगी तो ये उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनेगी, यानी कि पुश्तैनी जायदाद, और ये वो शेयर करेंगे एफ के साथ और सन के साथ। तो ये इन तीनों की ये बन जाएगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई भी हो किसी फैमिली के पास तो उसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक हमारे पास आ गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब मान लीजिए ये जो डबल एफ है, ये जो एफ है और सन है, इनके पास जो जॉइंट फैमिली, जो ग्रेट ग्रैंडफादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो इनके पास पास ऑन हो गई, इनके पास आ गई, और अब हम उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को वो इन्वेस्ट करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई बाग बगीचे खरीदते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इस जॉइंट फैमिली को प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर वो कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो विद द एड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है। और इस पूरे फिनोमेना को हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन कहते हैं। तो तीसरा हम बात करते हैं, हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी किस केस में किस प्रॉपर्टी को बोलेंगे। सपोज एक को पार्टनर है, उनकी कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब अपनी खून पसीने मेहनत की कमाई से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, या वो एक इंडस्ट्री लगाई है, उससे उनके कुछ पैसे आते हैं, उन्होंने वो खुद से लगाई है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया, पर वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उस जॉइंट फैमिली की एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है, और वो जॉइंट फैमिली अपनी प्रॉपर्टी एक बैंक के एक खाते में रखती है। ये जो एक्स हैं ये भी अपनी इंडस्ट्री से जो पैसे आते हैं ये भी उसी खाते में डालते हैं, वो अपने जो भी कमाई होती है, और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते कि मैंने कितना कमाया, मेरा कितना अलग है और कितना वो जॉइंट फैमिली वालों का है। तो इसका मतलब उनकी इंटेंशन है कि वो जो जॉइंट फैमिली फंड्स हैं उसके साथ ही ये जो अपनी कमाई है उसको मिक्स करना चाहते हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी थ्रो करता है को पार्टनर, वो एक बड़े से पूल, एक बड़ी सी तिजोरी में जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इस पूरे प्रकरण को हम डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग बोलते हैं। इसके बाद आप अगला केस कंसिडर कीजिए, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू एक जॉइंट फैमिली ने एक गाड़ी खरीदी है। अब गाड़ी जो है वो खो गई है, गुम हो गई है, तो एक को पार्टनर क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग द जॉइंट फैमिली फंड्स वो इस गाड़ी को ढूंढते हैं, रिकवर करते हैं, तो उनके कुछ पैसे लगे हैं ऑब्वियसली। बट अगर वो कोपार्टनर जो है वो करता वो होता है जो कोपार्टनरी में मेल मेंबर, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, उन्हें हम करता बोलते हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर वो करता है, जो कोपार्टनर है वो करता है और उन्होंने रिकवर की है ये जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी खो गई थी,
और विदाउट यूजिंग द जॉइंट फैमिली फंड, अपनी जेब से कुछ पैसे लगा के, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी होगी ये इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर कर्ता के अलावा कोई और पार्टनर ने ये प्रॉपर्टी रिकवर की है तो जो 1/4 होगा उसका प्रॉपर्टी का, 1/4 जो वैल्यू होगी वो इन को पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इसके अलावा जो जितना बचेगा वो सारा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल या टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। इसके अलावा एक और कैटेगरी की प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाती है, जहाँ 2 पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स अपनी खून पसीने की कमाई से एक प्रॉपर्टी बनाते हैं और विदाउट यूजिंग द जॉइंट फैमिली फंड्स, और जॉइंटली बनाते हैं जॉइंट लेबर से, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल वो ये प्रूव करें कि नहीं, हम ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए नहीं बना रहे थे, हम अपने सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए इसे बना रहे थे। इसके अलावा हम पार्टीशन के केसेस की बात करते हैं। सपोज़ एक सन है, उनके फादर हैं एफ, उनके ग्रैंडफादर हैं डबल एफ, और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ट्रिपल एफ। अब ये जो एस है ये ऑब्वियसली पार्टीशन मांग सकते हैं अपने फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से, क्योंकि ये कोपार्टनर है, कोपार्टनर का राइट होता है पार्टीशन मांगना। अब जब ये पार्टीशन मांगेंगे तो जो प्रॉपर्टी इनके हिस्से आएगी वो इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, पर सिर्फ उतनी देर के लिए जब तक इनका कोई खुद का बच्चा नहीं आ जाता। जब इनका बच्चा डबल एस और उसका बच्चा ट्रिपल एस आ गए तो ये उनके साथ कोपार्टनरी फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये जो इनकी प्रॉपर्टी होगी, जो पहले तो इन्होंने पार्टीशन से ली थी, सेपरेट प्रॉपर्टी थी, पर जब उनके साथ कोपार्टनरी फॉर्म करेंगे तो ये उस केस में भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनेगी, तो ये भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल ये थी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, किस किस प्रकार की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेपरेट प्रॉपर्टी की। सेपरेट प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज की। हेरिटेज 2 तरह की होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड और अनऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज हम आपको बताते हैं पहले क्या होती है। सपोज एक सन है, उनके फादर हैं एफ, ग्रैंडफादर है डबल एफ और ग्रेट ग्रैंडफादर है ट्रिपल एफ। अब लेट सपोज ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए, ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए, फादर की डेथ हो जाए, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जो डिवॉल्व होएगी वो एस के पास आएगी। पर ये तो एग्जांपल हो गई अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज की, क्योंकि सीमलेसली एस के पास आ जाएगी, वो कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि एस जो है वो यहाँ पर हासिल कर रहे हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जिसके केस में हम सक्सेशन को फॉलो नहीं करते। इवन इफ सक्सेशन को फॉलो करते, ग्रेट ग्रैंडफादर की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती, पर जब उनकी डेथ हुई तो जो ग्रैंडफादर, फादर और एस होते वो उसको एज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही लेते, तो उस केस में भी सक्सेशन के रूल अप्लाई नहीं होते। पर लेट से यहाँ पर जो एस के फादर हैं उनका एक भाई है, मतलब एस के चाचा जी हैं जो अभी जिंदा है, और उनका एक बेटा है एक्स। अब इन चाचा जी की डेथ हो जाए और इनके पास कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे तो रूल ऑफ सक्सेशन लगेगा। अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है और एक्स जिंदा है तो वो कैटेगरी 1 के वंशज हैं, तो पहले तो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी और एस को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्स नहीं है, मतलब चाचा जी का कोई बेटा नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी ऑल्दो सेपरेट प्रॉपर्टी है पर जाएगी एस के पास। तो यहाँ पर अगर एक्स जिंदा होते तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते थे इस प्रॉपर्टी को एस के पास आने से, तो इसलिए हम ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की। अगर कोई बीच में ज़िंदा है तो वो नहीं आएगी, पर अगर नहीं ज़िंदा तो आ जाएगी। तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जब वो किसी के पास आती हैं, जैसे एस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, तो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, कल को जब एस के आगे बच्चे होंगे तो उनके लिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी और एस उनके साथ कोपार्टनरी फॉर्म करेंगे। इसके अलावा सेपरेट प्रॉपर्टी में और क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे किसी फादर ने गिफ्ट कर दिया कुछ प्रॉपर्टी को अपने सन को, तो वो उनकी अगर फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया अपने सन को वो प्रॉपर्टी, तो वो सन की सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वैसे अगर वो वसीयत में लिख कर चले गए कि मेरी ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है मेरे बेटे को मिल जाए, तो वो भी सन की सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसी तरह अगर फादर कुछ छोटा हिस्सा मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर दें अपने सन को, तो वो भी सन की सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पर याद रखिए ये सन की अभी सेपरेट प्रॉपर्टी है, पर जब सन के आगे सन होंगे तो उनके साथ वो कोपार्टनरी फॉर्म करेंगे, तो उन सब के लिए ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी। पर फिलहाल अगर सन अकेले हैं तो उनकी ये सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह अगर सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर होता है, यानी कि सारे कोपार्टनर मर गए, बस वो रह जाते हैं, तो जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ उन्हीं के पास आ जाएगी, तो ये उस केस में भी उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही कोई ग्रांट दे दे अगर गवर्नमेंट कोपार्टनर को, या फिर
कोई सेपरेट प्रॉपर्टी जो आपकी है उसी को यूटिलाइज करके आप और कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो वो भी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी बनेगी। और आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उससे भी कुछ आपको मिल रही है इनकम या फंडिंग, जब वो पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो वो भी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है गेन्स ऑफ लर्निंग। गेन्स ऑफ लर्निंग वो चीज़ें हैं जो आप गेन करते हैं अपनी लर्निंग के थ्रू, जो आपने एजुकेशन वगैरह ली है उसके थ्रू अगर आप कोई चीज़ उसको यूज़ करके कोई चीज़ कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं गेन्स ऑफ लर्निंग। अब 1930 से पहले क्या सिचुएशन थी कि अगर आपने ये जो एजुकेशन, ये जो ट्रेनिंग ली है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो स्पेशलाइज्ड और एक ऑर्डिनरी ट्रेनिंग। अगर आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली है अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पैसों से, तो आप जो भी कमाई करेंगे ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को यूज़ करके वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनती थी। लेकिन आप अगर ऑर्डिनरी जो आपने ट्रेनिंग ली है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उससे कोई कमाई कर रहे हैं तो वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी बनती थी। पर उसके बाद 1930 में आपके पास हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट आया, तो जिसने बोला कि या तो आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली हो या ऑर्डिनरी ट्रेनिंग ली हो अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, प्रॉपर्टी आप उसको यूज़ करके फ्यूचर में कमाओगे वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी ही होगी, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब लास्ट में हम बात करते हैं थोड़ी और क्लैरिटी लेने के लिए कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है क्योंकि वो कोपार्टनर्स के पास होती है। अब कोपार्टनर एक नया पैदा हुआ तो कम हो जाएगा शेयर, बाकी कोपार्टनर के पास एक की डेथ हो गई तो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है वो एक इंसान के पास होती है, वो उसकी एक्सक्लूसिव होती है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती। वैसे ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोपार्टनर जब पैदा होते हैं तो बाय बर्थ ही उनका राइट आ जाता है, उनका हक आ जाता है। लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। जब तक अगर मेरे पास कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो जब तक मैं ना चाहूँ किसी को गिफ्ट करना या विल में लिख के जाना, तब तक किसी का उस पर कोई हक नहीं बनता। वैसे ही जो कोपार्टनरी यानी कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जब कोई डेथ हो जाती है एक को पार्टनर की तो डिवॉल्व हो जाती है, वो अगले को पार्टनर के पास चल जाती है। पर यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सक्सेशन के रूल्स फॉलो होंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के लोग हैं। अगर कैटेगरी 1 के लोग जिंदा हैं तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। बाकी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकते, यानी कि बेच नहीं सकते, कोई ट्रांजैक्शन उसके प्रॉपर्टी को लेकर कोई ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी का आप जो मर्जी करो, बेचो, उसे आग लगाओ, कुछ करना है, जो भी करना है करो। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो पार्टीशन है वो क्लेम हो सकता है कभी भी, क्योंकि राइट होती है को पार्टनर के पास, वो अपना अपना हिस्सा मांग सकते हैं। लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी में ऐसा कोई क्लेम नहीं होता। यह था आपका आज का टॉपिक हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी पर। अगर आपको इस टॉपिक पर MCQs मॉडल आंसर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।